तो बेटा आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है बेटा? MSME एट 2006। बच्चों सबसे पहले इस चैप्टर की बेटा वेटेज लिख लो। इस चैप्टर की वेटेज है 5 to 8 मार्क्स की। पता ज्यादा बच्चों इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन तो पूछता ही है, तो इसमें से बच्चों 2 क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं और बहुत इजी एक्ट है बच्चों पे। और इस एक्ट की बेटा अगर मैं फुल फॉर्म देखता हूं बच्चों पे, MSME, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ MSME? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। तो बेटा यहाँ पे ना मैं कोई बिग इंडस्ट्री की बात नहीं करूंगा, या हम बच्चों छोटी छोटी इंडस्ट्री की हम बातें करेंगे बेटा पे। तो बच्चों इसका नाम है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। मीडियम इंटरप्राइजेस एक्ट 2006। और देखो इसमें ना बेटा यहाँ पे माइक्रो स्मॉल एंड जो मीडियम इंटरप्राइज की अगर बात करें, तो सबसे ज्यादा बेटा यहाँ पे आज के टाइम में अगर देखा जाए तो इनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आज के टाइम में आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, मान लो कोई छोटा बिजनेस आपने स्टार्ट किया, तो उसको डेवलप करने में कहीं ना कहीं बच्चों हमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की हमें हेल्प चाहिए होती है। और वो गवर्नमेंट कैसे हेल्प करेगी, किस तरीके से जो सारा प्रोविजन किया जाएगा, इस चीज के रिगार्डिंग बेटा आपको इस एक्ट में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। क्या पढ़ने वाले बेटा अभी हम? MSME के अंदर बच्चों सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे माइक्रो इंडस्ट्री किसको बोलते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री किसको बोलेंगे, मीडियम इंटरप्राइज बच्चों किसको बोलेंगे। ठीक है जी। तो जो नाम से पता चल रहा है, वैसे तो ये एक्ट कब आया था बेटा? 2006 में बच्चा ये आया था आपका, मतलब अक्टूबर 2006 में ये चैप्टर जो आया था। और जब जो ये चैप्टर आया था ना, तो स्टार्टिंग में इसमें इतना ध्यान नहीं दिया गया, बस ठीक है लिख दिया गया माइक्रो क्या है स्मॉल क्या है वो अलग अलग बता दिया गया था। बट बेटा मेन अमेंडमेंट जो इसमें आई थी ना, वो कोरोना के टाइम पे आई थी। आपको याद होगा मोदी जी ने उस टाइम पे अनाउंस किया था 20 लाख करोड़ रुपए मतलब पब्लिक को दिए जाएंगे। तो बेटा वो जो 20 लाख करोड़ रुपए था ना, वो एक्चुअली उसका मतलब क्या था कि जो माइक्रो स्मॉल एंड जो मीडियम एंटरप्राइज के लोग हैं, उनको जो वहां पे हम लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, उनको हम टेंडर्स प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि वो अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। ठीक है यहाँ पे। और बेटा इस एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने बहुत सारी स्कीम्स भी यहाँ पे लॉन्च की थी। अभी बच्चा अभी इस एक्ट में हम कह सकते हैं एक्चुअली में जो बच्चा इसमें चेंज आया ना, वो कब चेंज आया था बेटा? 2020 में चेंज आया है ये। ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ बेटा सबसे पहले हम कोई भी बिग इंडस्ट्री की बात नहीं करेंगे बेटा, यहाँ हम किसकी बातें करेंगे? सिर्फ माइक्रो स्मॉल एंड द मीडियम एंटरप्राइज की। ठीक है। और बेटा जब ये एक्ट आया था ना, तो इस एक्ट में ना दो लोगों को मतलब दो इंडस्ट्री को अलग अलग किया गया था। इवन माइक्रो में भी दो चीज अलग अलग की गई थी। एक वो इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, ठीक है जी, और एक वो इंडस्ट्री जो बेटा मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करती, वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो बच्चा 2006 में ना मशीनरी, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो, तो वहां पर उसके लिए अलग बताया गया था माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम किसको बोलते हैं, और सर्विस के लिए अलग डेफिनेशन हुआ करती थी। ठीक है यहाँ पे। बट बच्चों आज के टाइम में इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हो, चाहे आप सर्विसेज का काम कर रहे हो, इन दोनों की डेफिनेशन को बच्चों मर्ज कर दिया गया है। ठीक है यहाँ पे। तो इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो चाहे सर्विस का काम करते हो, दोनों के लिए बिल्कुल सेम एग्जैक्ट एक ही डेफिनेशन बच्चों यहाँ पे आपकी रख दी गई है। ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ बच्चों इस चैप्टर का मेन पर्पज ही यही है बच्चों कि एमएसएमई का केयर करने के लिए किसको अपॉइंट किया गया है, नंबर 2 क्या क्या स्कीम्स बनाई गई है, नंबर 3 रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया जाएगा अगर आप एमएसएमई का पार्ट अगर बनना चाहते हो। तो ये सब स्टोरी बेटा आपको यहाँ पे आपको बताई गई है। ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पर अब बच्चों एक इम्पैक्ट और होता है, मुझे बताओ क्या गवर्नमेंट के बहुत सारे टेंडर्स निकलते हैं ना? जब बच्चों टेंडर्स निकलते हैं तो वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है बता सकते हो, अगर सुना हो आपने जितना भी? बेटा वहां पे ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो बिग इंडस्ट्रीज होती हैं, वो सारे के सारे टेंडर खुद भी ले सकती है। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए, एक अगर आप कोई एमएसएमई है, वो जो एमएसएमई अगर उसमें कोई भी अगर टेंडर की कॉस्ट बताती है, उसकी तो कॉस्ट ज्यादा आएगी क्योंकि वो लिमिटेड सोर्स है उसके पास। लेकिन एक जो बिग इंडस्ट्री होती है बेटा, वो सबसे लोअर प्राइस वहां पे बोलती है। इससे क्या होता है बेटा, जो टेंडर्स होते हैं ना वो बड़ी इंडस्ट्री को मिल जाते हैं, तो छोटी इंडस्ट्री को मिल ही नहीं पाते। क्या लगता है गवर्नमेंट को कुछ टेंडर्स सिर्फ ऐसी इंडस्ट्री के लिए रिजर्व करने चाहिए नहीं करने चाहिए, है ना? तो एमएसएमई के लिए भी जो कुछ टेंडर यहाँ पे रिजर्व होने चाहिए, वही आपको इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। ठीक है बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पर बच्चों इस चैप्टर को आपको कैसे पढ़ना है बेटा यहाँ पे? तो इस चैप्टर को बच्चों मैं यहाँ पे टोटल 4 पार्ट में जिसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। क्या? तो 4 पार्ट्स में जो यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हो, तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे कि एमएसएमई किसको बोलते हैं, मतलब डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड द मीडियम एंटरप्राइजेस किसको कहेंगे बेटा, ये सबसे पहले आपको बताया गया है। डेफिनेशन ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड द मीडियम एंटरप्राइज, तो ये सबसे पहले आपको बताया जाएगा। सेकंड थिंग जो हम इसके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पर
इसके लिए बच्चों यहाँ पे कौन सी अथॉरिटी को अपॉइंट किया गया है जो इस एक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन का बच्चों यहाँ पे काम करती है। ठीक है जी यहाँ पे, तो यहाँ बेटा हम इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, दैट्स कॉल की अथॉरिटी किस किस को अपॉइंट किया गया है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट। तीसरी चीज बच्चों यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो एमएसएमई में आना चाहता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया जाएगा। ठीक है यहाँ पे, तो उसको जो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और ये बेटा जो रजिस्ट्रेशन की रिगार्डिंग आपको बताएगा, तो इसमें दो रजिस्ट्रेशन जो आपके आएंगे, नंबर 1 उद्यम, और दूसरा जो यहाँ पे रखा गया दैट्स कॉल्ड द एनएसआईसी। जब आएगा बताऊंगा आपको ये उद्यम और एनएसआईसी क्या है बेटा यहाँ पे। तो ये दो चीज जो आपको बताई गई है जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बेटा यहाँ पे करवाना पड़ेगा। और फोर्थ पॉइंट बेटा यहाँ पे आपका पढ़ोगे कि ऐसी कौन कौन सी स्कीम्स है, ठीक है, जो एमएसएमई के लिए बनाई गई है। बेटा में तो ये बहुत सारी स्कीम्स की तरफ पढ़ेंगे कि क्या क्या स्कीम बच्चों यहाँ पे एमएसएमई के लिए बनाई गई है। तो बस ये छोटा बच्चों चैप्टर आपको दे रखा है जिसमें आपको बस ये छोटी छोटी चीजें आपको बताई जाएंगी। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम क्या होता है, अथॉरिटी किस किस को अपॉइंट किया गया है, ठीक है जी, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, एंड लास्ट वन स्कीम्स। नोट कर लिया सबने, नोट करो बेटा जल्दी से। जी कोई डाउट किसी को बेटा यहाँ तक, ठीक है जी। तो आप जो इसमें पढ़ते हुए टाइम पे किस किस इसके रिगार्डिंग में बताया गया, तो लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना कि बच्चों माइक्रो स्मॉल एंड द मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर हैज इमर्ज्ड एज ए highly vibrant and the dynamic sector of the Indian economy over the last 5 decades। ठीक है यहाँ पे, तो जो सबसे ज्यादा डायनेमिक सेक्टर रहा है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं यहाँ पर, मतलब कुछ ऐसी इंडस्ट्री आती रहती है, नई इंडस्ट्री बनती रहती है, हटती रहती है। तो यहाँ पर जो बहुत सारा जो चेंज आता है ना वो एमएसएमई में आता है। मुझे बताओ एक बिग इंडस्ट्री अगर होती है तो बिग इंडस्ट्री में अगर कोई मान लो अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो उससे पूरी इंडस्ट्री खत्म नहीं हो सकती। बट एमएसएमई में सबसे ज्यादा इंपैक्ट बेटा इस पे पड़ता है आपका। मुझे बताओ कोरोना के टाइम पे लार्ज इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था या एमएसएमई वालों को पड़ा था? एमएसएमई को पड़ा था बेटा हमें, क्योंकि उनका जो बिजनेस था वो तो छोटे लेवल पे बिजनेस था, और वो बिजनेस बच्चों कहीं ना कहीं खत्म होता बच्चों वहां पे दिख रहा था। तो यहाँ पर बच्चों ये जो एमएसएमई है, इन्होंने कहा कि इसका बच्चों एक सबसे बड़ा रोल है सिर्फ लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं बल्कि हर चीज के लिए। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए काम करते हैं, रूरल एरिया के लिए, बैकवर्ड एरियाज के लिए, रीजनल इम्बैलेंस को हटाते हैं। मतलब छोटे छोटे बेटा इसमें हर कोई पर्सन इसमें आ गया बेटा यहाँ पे, तो बिल्कुल छोटा सा बिजनेस भी कर रहा है, माइक्रो बिजनेस कर रहा है, वो भी इसके अंदर हमने कवर कर दिया बच्चों यहाँ पे। तो ये सब चीजें आपको बताया गया कि एमएसएमई मेन काम क्या करता है बेटा यहाँ पे। लार्ज इंडस्ट्री तो सेटअप हो चुकी है, बट एमएसएमई क्या होता है बेटा यहाँ पे, मेन रूरल और अर्बन एरियाज में जो भी है लोअर लेवल पे काम कौन कर रहा है बेटा, एमएसएमई कर रही है। तो वहां पर पब्लिक के बीच में सबसे ज्यादा कौन सी रहती है, एमएसएमई वहां पे रहती है बेटा, ठीक है। और ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड द मीडियम एंटरप्राइज, की बच्चों माइक्रो किसको बोलेंगे, स्मॉल किसको बोलेंगे, और मीडियम एंटरप्राइज किसको बोलेंगे। तो जैसा बच्चों मैंने आपको कहा, ये जो एक्ट है ये गांधी जी के बर्थडे पे आया था। कब बच्चों ये पे आया था, 2 अक्टूबर 2006 को बच्चों नोटिफाइड हुआ था। बट एक्चुअल में जो इसमें चेंजेस किए गए थे वो चेंजेस कब किए गए थे मैंने आपको बताया, 1 जून 2020 में बेटा गवर्नमेंट ने बहुत बड़े चेंज यहाँ पर किए। कोरोना आ चुका था उस टाइम पे, याद होगा आपको, है ना। तो अप्रैल से स्टार्ट होता बेटा कोरोना, तो जून 2020 में बच्चों यहाँ पे माइक्रो स्मॉल के डेफिनेशन चेंज किया गया। और सबसे बच्चों मेन चेंज पता क्या किया गया, मैंने क्या बताया आपको, पहले मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विस एमएसएमई में डिफरेंस माना जाता था। मतलब वहां पे डेफिनेशन में अलग अलग आता था, मैन्युफैक्चरिंग है तो प्लांट एंड मशीनरी चेक की जाती थी, सर्विस के लिए इक्विपमेंट चेक किए जाते थे, तो दोनों के डेफिनेशन में अलग अलग चीजें आती थी। लेकिन अब उन्होंने कहा कि चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग करो चाहे आप सर्विसिंग का करो, दोनों केस में हम दोनों को सेम कैटेगरी में उसको रखेंगे हम, ठीक है जी यहाँ पे। तो देन बच्चों आप देखो क्या लिखा यहाँ पे, सबसे पहले बच्चों पे माइक्रो किसको कहेंगे, जहां पे ये दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। नेक्स्ट वन, माइक्रो से थोड़ा सा ऊपर क्या होता गया, स्मॉल, उससे ऊपर क्या होगा, मीडियम। तो हम मीडियम तक बातें करेंगे, मुझसे ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है जी यहाँ पे। तो जो चेक करो, अगर मैन्युफैक्चरिंग में है तो क्या चेक करोगे बेटा, वैल्यू। अगर सर्विस में तो क्या चेक किया जाएगा, इक्विपमेंट। मैंने कहा ना पहले दोनों चीज अलग अलग चेक की जाती थी, चाहे प्लांट एंड मशीनरी है चाहे वो इक्विपमेंट है, दोनों के लिए सेम वैल्यू यहाँ पे रखी गई है। और यहां बेटा साफ साफ बता दिया कि अगर एक एमएसएमई ने जो प्लांट एंड मशीनरी में या इक्विपमेंट में कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 1 करोड़ रुपए तक जो अगर इन्वेस्ट किया हुआ है, इससे ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, तो बेटा उसको किस में रखेंगे हम, दैट्स कॉल्ड द माइक्रो। एंड प्लस उसकी बच्चों जो टर्नओवर है पूरे साल की वो कितनी है, 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है। तो ये दोनों की दोनों जो कंडीशन होनी चाहिए, 1 करोड़ एंड द 5 करोड़, ठीक है जी यहाँ पे।
अब जो नेक्स्ट वन, अब इन दोनों चीजों को ना 10 टाइम्स कर दो। कितना कर दोगे? 10 टाइम। तो स्मॉल के लिए जितना माइक्रो था उसका 10 टाइम्स कर दो। यहाँ पे अगर 1 करोड़ है तो बेटा देखो 1 करोड़ से ऊपर और कहां तक? 10 करोड़ रुपए तक। ठीक है, यहाँ पे अब मुझे बताओ यहाँ पे 1 करोड़ से ऊपर क्यों रखा? क्योंकि अगर 1 करोड़ से कम होगा फिर तो किसमें चला जाएगा? वो माइक्रो में बेटा वो चला जाएगा। याद रखोगे वर्ड बेटा यहाँ पे। एंड सेम थिंग यहाँ पे बच्चों अगर 5 करोड़ तो 10 टाइम्स कितना हो गया? 50 करोड़। तो इसका 10 टाइम्स, तो बताओ अल्टीमेटली आप इसको कह सकते हो ये जो हो गया आपका मल्टीप्लाई 10 आपका हो गया यहाँ। ठीक है जी यहाँ पे। और बच्चों नेक्स्ट वन, जब मीडियम के लिए करोगे तो उसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो आप। लैंग्वेज समझ में आ रही है कैसे मैंने लिखा बेटा यहाँ पे? तो मतलब आपको सिर्फ एक याद करना है स्टार्टिंग का, 1 करोड़ और 5 करोड़। क्लियर? तो 1 करोड़ और 5 करोड़ मतलब उसका 10 टाइम्स कर दोगे स्मॉल के लिए तो कितना हो गया? 1 का 5 और वहां पे 5 का कितना हो जाएगा बेटा? 50। और देन जो यहाँ पे 10 का 5 टाइम्स करो कितना हो जाएगा? 50 करोड़। और 50 का बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पर? 250 करोड़। ठीक है जी यहाँ पे। तो ये जो आपको इसमें एक मैंने सिर्फ याद करने का तरीका क्या, आप एग्जाम में मत लिखना है 10 टाइम्स और 5 टाइम्स, लिमिट याद करने का तरीका है। तो पहले वाले के लिए स्मॉल के लिए 10 टाइम्स होता है और मीडियम के लिए बेटा यहाँ पे आपका 5 टाइम्स यहाँ पे आपका लिया गया है। बेटा देखो हाँ, इसमें आपका यही वर्ड आएगा कि मतलब प्लांट एंड मशीनरी जब मैन्युफैक्चरिंग में होता है तो क्या वर्ड होता है? प्लांट एंड मशीनरी। और सर्विस के लिए होता है तो क्या वर्ड यूज किया जाता है वहां पे? इक्विपमेंट्स। इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी, सारी इन्वेस्टमेंट नहीं, टोटल इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी। अगर बेटा वो अगर सर्विस सेक्टर में भी है साथ साथ में तो टोटल इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी प्लस इक्विपमेंट, टोटल मिला के फिर इसके अलावा कोई और बाकी प्रॉपर्टी नहीं देखी जाएगी आपकी। याद रखोगे बेटा यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये बच्चों इसको देखो लिखने का तरीका क्या रखोगे बेटा यहाँ पे? तो सबसे पहले अगर यहाँ पे माइक्रो इंटरप्राइज के रिगार्डिंग आप लिखोगे तो जो माइक्रो में आपको बेटा यहाँ पे दो चीज लिखनी है। तो सबसे पहले आप लिखोगे इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट does not exceed rupees 1 crore। ठीक है। एंड एनुअल टर्नओवर shall not exceed रुपीज 5 करोड़। ठीक है यहाँ पे। तो इससे ऊपर बेटा यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, दैट्स मीन आपको बच्चों यहाँ पे बताया गया है। तो 1 करोड़ एंड द 5 करोड़ जो यहाँ पे आपका कवर यहाँ पे किया गया, याद रखोगे बेटा यहाँ पे। सेकंड जहाँ पे आपको जो बताया यहाँ पे दैट्स कॉल्ड स्मॉल। बताओ कितना कर दूं इसका मैं? 10 टाइम्स। तो यहाँ जो आप कह सकते हो कि इन्वेस्टमेंट, अब जो देखो इसको कैसे लिखोगे आप? इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट एक्सीड रुपीज 1 करोड़। तो ये वर्ड आपको इसमें जरूर लिखना पड़ेगा कि 1 करोड़ से ज्यादा है बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़। लिखने का बेटा पैटर्न आपको आना चाहिए, जैसे मैं आपको लिख रहा हूं वैसे आपको जो लिख के आना पड़ेगा। ठीक है जी। तो 1 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ से कम है, 10 करोड़ तक है, सॉरी, डज नॉट एक्सीड रुपीज 10 करोड़ प्लस एनुअल टर्नओवर जो कितनी बताओगे? कितनी थी पहले वाले की? 5 करोड़। तो एनुअल टर्नओवर एक्सीड्स रुपीज 5 करोड़ but does not exceed rupees 50 crore। रुपीज 50 करोड़। ठीक है जी। तो ये जो हमने एक तरह से कह सकते हो स्मॉल का 10 टाइम्स कर दिया है माइक्रो का। ठीक है जी यहाँ पे नोट कर लिया सबने। नेक्स्ट वन बच्चों, मीडियम इंटरप्राइज में कितना कर दूं? स्मॉल का 5 टाइम्स। तो इसका बच्चों 5 टाइम्स आप कर दोगे तो आपने इन्वेस्टमेंट जो ली थी वो 10 करोड़ तक ली थी। क्या? तो यहाँ बच्चों जो वर्ड बोला जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सीड रुपीज 10 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 50 करोड़ रुपीज। तो उसका आप 5 टाइम्स यहाँ पे आप कर दोगे प्लस एनुअल टर्नओवर। और एनुअल टर्नओवर पे आप बताओगे एक्सीड, पहले कितना लिया था? 50 करोड़।
तो एक्सीड 50 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 250 करोड़। इज द पॉइंट। ये मुझे एग्जाम में पूछा जा चुका है टॉपिक कि माइक्रो क्या होता है, स्मॉल क्या होता है और मीडियम इंटरप्राइज यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे ये मुझे आपको डेफिनेशन यहाँ पे आनी चाहिए। सिंपल है, हो गया याद साथ साथ में बेटा। तो मतलब माइक्रो में कितना बोलोगे, 1 करोड़ एंड 5 करोड़, ठीक है जी। और स्मॉल के लिए उसका 10 टाइम्स कर दो, 10 करोड़, 10 करोड़ और 50 करोड़, और उसका 5 टाइम्स कर दो, कितना हो जाएगा 50 करोड़, 250 करोड़। ठीक है जी, यहाँ पे नोट कर लो बेटा इसमें। हाँ जी, तो बच्चों आगे बढ़ो। इसमें बच्चों देखो एमएसएमई में क्या लिख रहा है, तो बच्चों साफ साफ बोल दिया गया है हर चीज कवर होगी, एक एक्सेप्शन आपको बच्चों याद रखनी है। मतलब इसमें बच्चों हम ना सिर्फ एक चीज को कवर नहीं करेंगे, जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती है बेटा उसको हम कवर नहीं करेंगे। बट ट्रेडिंग एक्टिविटीज, जैसे मुझे बताओ एक होलसेलर से हमने सामान खरीदा और उसको एज ए रिटेलर हमने बेच दिया, जस्ट बस इतना किया हमने। ठीक है, अभी क्या मैंने कोई मैन्युफैक्चरिंग की कि नहीं, तो बेटा इसको क्या बोलते हैं, दिस बोलते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटीज। तो उसको बच्चों यहाँ पे एमएसएमई में कवर नहीं किया जाएगा। मतलब गवर्नमेंट का साफ साफ पर्पज है भी, या तो कुछ चीजें बनाओ, मैन्युफैक्चरिंग काम करो, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करो। ये तो आप सिंपल जस्ट क्या कर रहे हो, एक प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। एक जगह सामान खरीदा, दूसरी जगह आपने बेच दिया, इसको क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पे बच्चों आपको जो साफ साफ जो बताया गया है, ठीक है जी, यहाँ पे तो ये बड़ा इसमें याद रखना, एक एक्सेप्शन यहाँ पे ली गई है। एमएसएमई में हम बच्चों उसको कवर नहीं करेंगे, ठीक है। एमएसएमई डज नॉट इंक्लूड enterprise engaged in trading activity। ट्रेडिंग एक्टिविटी को बेटा यहाँ पे कवर नहीं किया जाता। सिंपल बेटा समझ में आया पॉइंट क्या हो गया। हाँ जी बेटा समझ में आया पॉइंट यहाँ पर, ठीक है जी, कर लोगे बेटा। अब बच्चों देखो कुछ डेफिनेशन और बच्चों यहाँ पे दी गई है, छोटे छोटे डेफिनेशन बच्चों दी गई है यहाँ पे, बच्चों पढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन आती है, दैट्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्राइज। आपने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम तो पढ़ लिया, इंटरप्राइज किसको बोलते हैं। तो बच्चों आपने पढ़ा भी ना इंटरप्राइज का मतलब क्या था, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करे, चाहे वो सर्विस प्रोवाइड करे, हर किसी को इंटरप्राइज कहेंगे नहीं कहेंगे। सिर्फ एक को नहीं लिया मैंने यहाँ पे, किसको नहीं लिया मैंने, ट्रेडिंग एक्टिविटीज को। याद आ रहा है पॉइंट बेटा यहाँ पे। हाँ वो ट्रेडिंग एक्टिविटी में आया। लेकिन अगर शॉपकीपर में भी बच्चा यहाँ पे अगर वो खुद गुड्स खुद बनाता है, खुद बना के खुद बेचता है, फिर वो आपका मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा। हाँ लाइक है, स्वीट शॉप भी आ जाएगा इसके अंदर, यस। ठीक है बेटा, हमें तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। तो आप जो तो पढ़ते हो इंटरप्राइज का मतलब क्या है। हाँ जी, तो बच्चों यहाँ पे देखो इंटरप्राइज का मीनिंग क्या दिया गया है, ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है, बस जस्ट पढ़नी है बेटा यहाँ पे। तो क्या लिखा है बेटा यहाँ पे, एंटरप्राइज एज ए क्या बच्चों, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग या कोई बिजनेस या कोई भी एस्टेब्लिशमेंट, कुछ भी। मैंने कहा ना इवन एक शॉप भी आपके इसके अंदर कवर हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चाहे कोई आपने कोई बड़ी इंडस्ट्री बनाई है, चाहे आपने कोई बिजनेस किया है, चाहे कोई कोई भी एनी एस्टेब्लिशमेंट, कि जहां पर बच्चों क्या करते हो, या तो आप क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोड्यूसिंग द गुड्स। और जो बच्चों मैन्युफैक्चरिंग करते हो साफ साफ बोल दिया गया है, एनी इंडस्ट्री, बेटा इसके लिए एक अलग एक्ट बना हुआ है, कहूं कौन सा एक्ट बना हुआ है। हाँ जी, बेटा यहाँ पे आप कोई भी बिजनेस करते हो जो किससे कनेक्टिविटी रखता है, जो आपका एक बिजनेस जो एक एक्ट के अंदर वो कवर कर आपका किया गया है, और उस एक्ट का नाम क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। आपको तो ये जो एक्ट है ये पहले आपको करवाया जाता था, लेकिन बाद में इंस्टीट्यूट ने कहा कि थोड़ा सा आपको सिर्फ मतलब बिल्कुल माइनर टॉपिक आपको कराया जाता है। और ये टॉपिक जो आपने किया था, कुछ बच्चे कर चुके, रजिस्ट्रेशन लाइसेंस में आया था। इंडस्ट्रियल लाइसेंस टॉपिक किया था आप लोगों ने, इंडस्ट्रियल लाइसेंस। एक टॉपिक आपने पढ़ा इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइज मेमोरेंडम करके आया था, याद आ रहा है, आईईएम करके आया था बेटा। तो ये सब 2-3 टॉपिक आपके बस इस चैप्टर के कवर किए गए हैं, इसलिए चैप्टर ये आपको ज्यादा डिटेल में नहीं करवाया जाता। ठीक है, और ये बस थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा इसमें क्या कह रहा है बेटा हमें। इस एक्ट के अंदर बच्चों यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज आती है, और इंडस्ट्री के लिए वहां पे उन्होंने लाइसेंस यहाँ पे कंपलसरी किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो उन्होंने कहा कि कोई भी बिजनेस करते हो जो कौन सी इंडस्ट्री में आता है बेटा, या तो
ठीक है, वो इसमें आता है, IRDA में आता है। एंड इंगेज, या फिर आप किस बिजनेस में हो, आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो। तो जो आपने इसको सिंपल वे से लिखना, इंटरप्राइज मींस एनी इंडस्ट्री, एनी बिजनेस जो या तो कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करता है या वो कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, बस लिख दोगे बेटा यहाँ पे। तो कोई नया पॉइंट नहीं है बेटा यहाँ पे। नेक्स्ट वन, सप्लायर। ठीक है बेटा यहाँ पे। तो नेक्स्ट बेटा यहाँ पे क्या लिया वर्ड, सप्लायर। अब देखो सप्लायर का मतलब क्या है बच्चा, यहाँ पे मैंने क्या बोला था बेटा, आपको याद है, गवर्नमेंट के टेंडर्स निकलते हैं। ठीक है यहाँ पे। तो मुझे बताओ, गवर्नमेंट जब कोई टेंडर निकालती है तो क्या माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को वो प्रमोट करने के लिए कुछ टेंडर्स उनके लिए रिजर्व करती है, नहीं करती है, करनी भी चाहिए। तो मुझे बताओ, तो गवर्नमेंट को एक्चुअली सप्लाई कौन कर रहा है। हाँ जी, मैं अगर कह रहा हूँ जो एक MSME को टेंडर मिला गवर्नमेंट की तरफ से, तो अल्टीमेटली गुड्स गवर्नमेंट को दे कौन रहा है फिर, तो बेटा उसी को यहाँ पे क्या वर्ड बोल दिया जाएगा, सप्लायर। तो सप्लायर में जो देखो गवर्नमेंट में किस किस को सप्लाई की जाती है, तो नंबर वन पहले टाइम पे याद रखना, सप्लायर का मतलब क्या होता है, माइक्रो और द स्मॉल इंटरप्राइजेस जो बच्चों यहाँ पे मेमोरेंडम फाइल कर चुके हैं अथॉरिटी को। पढ़ेंगे आगे अथॉरिटी का मतलब क्या है। और ये बेटा सप्लाई किस किस को किया जाता है, लिखा है बेटा, सप्लाई कौन कौन हो सकता है। नंबर वन, नेशनल स्मॉल, बेटा ये पढ़ेंगे। अभी मैंने एक वर्ड लिया था, याद है, रजिस्ट्रेशन होता था NSIC करके, मैंने बताया था अभी आपको। फुल फॉर्म क्या है NSIC की, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। तो वो इसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बेटा यहाँ पे MSME की चीजों को प्रमोट करने के लिए एक अथॉरिटी यहाँ बनाई है, और दो तीन बनाई है। तो नेशनल लेवल पे कौन सी बनी हुई है, मतलब सेंट्रल लेवल पे कौन सी बनी हुई है, नाम से नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन है। तो वो भी क्या, एक कंपनी, जो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग वहां पे बनी है। तो इसमें ये मत लिखना क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। तो आप सिंपल क्या लिखोगे, कंपनी जो किसके अकॉर्डिंग बनी हुई है, कंपनी एक्ट। और बच्चों ये जो कंपनी है ना, देखो हर एक में कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ही बनेगी आपको। फर्स्ट और सेकंड जो पॉइंट में डिफरेंस क्या है, पहला पॉइंट नेशनल लेवल पे बनाया गया है, दूसरा पॉइंट स्टेट लेवल पे बनाई गई है कुछ। तो स्टेट लेवल पे क्या बनाई गई, लैंग्वेज ध्यान से पढ़ो, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो नेशनल लेवल पे क्या बोलो बच्चों में, NSIC। स्मॉल लेवल पे क्या बोलो बेटा में, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। वो किसने बनाई है बेटा, स्टेट ने, या फिर किसने बनाई है, यूनियन टेरिटरी ने। याद रखोगे वर्ड बेटा में। तो सप्लायर नेशनल लेवल पे भी आ गया है और स्टेट लेवल पे भी आ गया है। और तीसरा देखो इसके अलावा और कौन कौन आ सकते हैं, कोई और कंपनी, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई ट्रस्ट, कोई बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी, चाहे जो रजिस्टर्ड है अपने लॉ के अकॉर्डिंग जो रजिस्टर्ड होती है और किस चीज का काम कर रही है, सेलिंग गुड्स। कौन से सेलिंग गुड्स, जो किसने बनाए हैं, हाँ जी, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज ने बनाए हैं। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या बताया बेटा पे, अगर कोई बच्चा पे माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज है, ठीक है, इसने कोई गुड्स बनाए और ये गुड्स उसने ना एक सोसाइटी को होलसेल पे दे दिए, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ बच्चों MSI नहीं है, यहाँ पे एक गुड्स बच्चों सोसाइटी को दे दिए, और ये सोसाइटी आगे बच्चों इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है आगे मार्केट में। अब मुझे बताओ, सोसाइटी ने कोई गुड्स तो बनाई नहीं, लेकिन उसने कौन से गुड्स को आगे सप्लाई किया है, जो किसने बनाए थे, MSME ने बनाए थे बेटा। तो बच्चों मैं इस सोसाइटी को भी आगे से क्या बोलूंगा, सप्लायर। मतलब आपको पता है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग MSI तो है सप्लायर यहाँ पे, और साथ में अगर कोई सोसाइटी, ट्रस्ट, कोई भी बच्चा बॉडी कॉर्पोरेट अगर MSME वाले गुड्स को आगे सप्लाई करता है, तो बच्चों उस सोसाइटी ट्रस्ट को भी आगे से क्या बोला जाएगा, याद रखोगे वर्ड बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन याद कर लेना बेटा यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट कह सकते हैं सप्लायर क्या होता है। तो सबसे पहले बेटा सप्लायर में तो यहाँ पे रखा गया मींस माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, जो आगे गुड सप्लाई करती है या सर्विस, ठीक है, हाँ, जिसने मेमोरेंडम फाइल किया हुआ अथॉरिटी को। क्लियर। एंड प्लस बेटा इसके साथ में फिर आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। क्लियर। तो इसमें बच्चों जो नेशनल लेवल पे क्या बना हुआ है, आपको नाम पता था अभी, NSIC, ठीक है, और दूसरे लेवल पे यहाँ पे SSIC, SSIC है ना, नहीं, SIDC, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और तीसरा बच्चों यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ पे, दैट इज कोई भी सोसाइटी, ट्रस्ट, कोई भी बॉडी जो अपने लॉ के बनी हुई है और वो गुड सप्लाई करती है, ठीक है, जो गुड्स मैन्युफैक्चर किया गया है बाय माइक्रो एंड द स्मॉल इंडस्ट्री एंटरप्राइज। तो ये जो आपको सप्लाई के अंदर आपको लिख के आना। NSIC की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल
स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, एसआईडीसी की स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये वाला बेटा हम बोल रहे हैं ये स्टेट का और द यूनियन टेरिटरी का, और ये वाला आपका नेशनल लेवल पे होता है। है बच्चों? पहले नोट्स बेटा सबने? ठीक है जी, तो बच्चों यहाँ पे आपका जो पार्ट नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो पार्ट नंबर 1 मतलब जिसमें आपने डेफिनेशन पोर्शन किया, जिसमें आपने एमएसएमई के बारे में पढ़ा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज क्या होता है, सप्लायर क्या होता है, और एंटरप्राइज बच्चों यहाँ पे क्या होता है। तो ये आपको बच्चों यहाँ पे फर्स्ट वन आपको बताया गया। और बेटा यहाँ पे पार्ट नंबर 2, इसमें बच्चों जो पार्ट नंबर 2 आपको जो दिया गया, तो पार्ट नंबर 2 में यहाँ जो हम जो बात करने वाले हैं दैट्स अथॉरिटी। तो यहाँ बेटा हम अथॉरिटी के रिगार्डिंग में बात करने वाले हैं कि अथॉरिटी क्या होती है। ठीक है यहाँ पे, और गवर्नमेंट ने बच्चों यहाँ पे ना 2 तरह की अथॉरिटी बनाई है। इस एक्ट के अंदर बच्चों 2 टाइप्स की अथॉरिटी यहाँ पे बनाई गई है, और इसमें जो फर्स्ट वन अथॉरिटी है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और पहली अथॉरिटी का बेटा नाम क्या है, ध्यान से पढ़ो, दैट्स कॉल्ड नेशनल बोर्ड। ठीक है, यहाँ पे तो बच्चों क्या नाम रखा गया, नेशनल बोर्ड फॉर द एमएसएमई। तो यहाँ पे जो पहली जो अथॉरिटी बनाई गई है दैट्स कॉल्ड द नेशनल बोर्ड। अब नाम से तो चल रहा है, तो पूरे इंडिया में ये एक ही अथॉरिटी बनाई गई है, नेशनल, मतलब पूरे इंडिया की सारी एमएसएमई को कवर करता है यहाँ पे। और यहाँ जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कह सकते हो बेटा पे, ये जो नेशनल बोर्ड बना हुआ है ना, ये इस एक्ट को चलाने के लिए बेटा आपका बना हुआ है, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट। लेकिन जो मैं सेकंड जो मैं अथॉरिटी की बात करूंगा ना, तो सेकंड अथॉरिटी एक्ट को नहीं चलाते। मुझे बताओ कि एक एमएसएमई में क्या क्या डिस्प्यूट आ सकते हैं, एमएसएमई की रिगार्डिंग क्या क्या डिस्प्यूट आ सकते हैं। और मुझे बताओ एमएसएमई को हम यहाँ पे सप्लायर मान के चल रहे हैं कि वो आगे गुड सप्लाई करेंगे, अगर मान लो उनकी पेमेंट में डिले हुआ तो बेचारे वो अगर कोर्ट में जाएंगे तो वो तो कोर्ट के ही चक्कर काटते रह जाएंगे। तो क्या उनके केस को जल्दी सॉल्व करने के लिए एक अथॉरिटी होनी चाहिए, होनी चाहिए बेटा, है ना? तो बच्चे यहाँ पे ना देखो, वैसे तो कोर्ट है ही, लेकिन यहाँ ना एक्चुअली जो माना गया है कि आप कोर्ट से बेटर ना उस चीज को कॉन्सिलेशन करना चाहिए। व्हाट डू यू मीन कॉन्सिलेशन? सेटलमेंट कराना चाहिए, वो भी म्यूचुअल सेटलमेंट वहां पे होना चाहिए। अगर म्यूचुअली हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप थोड़ा सा हार्ड लेवल पे जा सकते हो, दैट्स आर्बिट्रेशन। ठीक है, फिर भी नहीं होता है तो फिर इसके बाद फिर आप कहाँ चले जाओ, फिर कोर्ट में चले जाओ। तो ये बेटा आपको यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे बच्चों देखो दूसरी अथॉरिटी का बच्चों नाम क्या रखा गया, ध्यान से सुनना। सेकंड बेटा अथॉरिटी का नाम क्या रखा गया, एम माइक्रो एंड द स्मॉल इंटरप्राइज, उसका बच्चों नाम क्या रखा गया, फैसिलिटेशन काउंसिल। ठीक है बेटा, हमें कि जहां पर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप इस फैसिलिटेशन काउंसिल के पास जाके अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करा सकते हो। ठीक है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये कोई भी अगर डिस्प्यूट आता है तो बेटा उसको सोल्व करने का बच्चों ये एक्ट जो काउंसिल है काम करती है। ठीक है यहाँ पे, और आपको पता है आज तक जितने भी आपने कंपोजिशन पढ़े होंगे, सबसे बड़ा कंपोजिशन हमेशा इसी का है, दैट्स द नेशनल बोर्ड का। पता है इतने सारे लोग इसके अंदर काम करते हैं, जब कोई भी बच्चों इस एक्ट के अंदर काम करना है तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है। ठीक है यहाँ पे, और इसका जो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो कंपोजिशन है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऐसे क्वेश्चन ढूंढता है ना जो डायरेक्ट भी है और प्लस एक बड़ा क्वेश्चन, एक बड़ा आंसर वहां पे आपका बन सकता है। तो यहाँ पे जो देखो इसका कंपोजिशन जो पढ़ेंगे आज, तो वन बाय वन बेटा पहले नेशनल बोर्ड के रिगार्डिंग पढ़ते हैं, नेशनल बोर्ड क्या है। ठीक है, तो देखो जहाँ पे ये नेशनल बोर्ड डिपार्टमेंट किसने बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेटा यहाँ पे बनाया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेटा एक बोर्ड बनाया है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एमएसएमई डी। क्लियर? डी क्या आता है आगे, एमएसएमई तो सुना आपने, डी क्या बेटा यहाँ पे, बेटा एक्चुअली इसका पूरा नाम पता है क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज और एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका नाम क्या आता है साथ में, एंड डेवलपमेंट एक्ट 2006। और बच्चों यहाँ पे एक बोर्ड बनाया गया जिसको नाम क्या बोला बेटा यहाँ पे, नेशनल बोर्ड। और मेन जो आपको ना जो इसमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है आपको, जो इसमें आपको दिया गया है। सबसे पहले बेटा आपको बताया गया है इसमें कि चेयरमैन कौन होगा, मतलब हेड ऑफ द नेशनल बोर्ड बेटा कौन होगा। फिर दूसरा बेटा आपको बताया गया वाइस चेयरमैन कौन होगा।
और बाकी जितने आपको लिए गए सब मेंबर के बारे में आपको बताया गया कि इस बोर्ड में कौन-कौन मेंबर होंगे। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। नंबर 1 चेयरमैन, नंबर 2 वाइस चेयरमैन, नंबर 3 अदर मेंबर्स। तो बच्चों यहाँ पे देखो चेयरमैन सिर्फ एक ही पर्सन रखा गया, कौन रखा गया कि सीजी ने जो मिनिस्ट्री बनाई हुई है, किस इसकी मिनिस्ट्री बनाई हुई है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द एमएसएमई। समझ रहे यहाँ पे क्या लिखा बेटा यहाँ पे कि सीजी ने बेटा यहाँ पे क्या बनाई हुई है, एक मिनिस्ट्री बनाई हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। बट बात साफ साफ बोल रहा हूँ मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है, तो उसमें जो भी बच्चों मिनिस्टर इन चार्ज है, मतलब जो मिनिस्ट्री का जो बेटा हेड होगा ना, उसी को ही यहाँ का बेटा क्या माना जाएगा, चेयरपर्सन ऑफ द बच्चों बोर्ड माना जाएगा। वर्ड समझ आ रहा है पॉइंट? एक पॉइंट बता सकते हो, बहुत बार आप पढ़ चुके हो, ये चेयरमैन होगा लेकिन साथ में एक वर्ड लिखा गया एक्स ऑफिशियो। मिनिस्ट्री ऑफ चार्ज की वजह से उसको चेयरमैन मिल रहा है। जैसे ही वो मिनिस्ट्री ऑफ चार्ज से हट जाएगा ना, तो उसको नेशनल बोर्ड की चेयरमैन से भी हटा दिया जाएगा। तो ये मत सोचना कि वो बाद में ये कह सके कि सर चेयरमैन तो मैं रहूंगा, मुझे तो मिनिस्ट्री से हटाया गया है। तो ऐसा नहीं बोल सकता। मिनिस्ट्री की पोजीशन की वजह से ही उसको चेयरमैन की पोस्ट यहाँ पे उसको मिली है। ठीक है बेटा हमें, तो बताओ जी यहाँ पे सबसे पहले बेटा नंबर 1 पॉइंट यहाँ पे आता है बेटा, चेयरमैन कौन होगा। ठीक है, तो यहां जो कह सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मिनिस्ट्री बनाई हुई है, ठीक है, फॉर, ये याद रखना आपको बेटा, इसलिए मैं बार बार आपको लिखवा रहा हूं यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ एमएसएमई। तो जो बच्चे यहाँ पे मिनिस्टर इन चार्ज होगा, मिनिस्टर इन चार्ज होगा बेटा, इसी को ही हम यहाँ पे पॉइंट करेंगे। और यहाँ पे बेटा जो वर्ड लिया गया दैट्स कॉल्ड द एक्स ऑफिशियो। और आपको जो मैक्सिमम प्लेस में ना यहाँ पे आपको नेशनल बोर्ड में आपको वर्ड मिलेगा एक्स ऑफिशियो, क्योंकि उन्हीं की ही ड्यूटी यहाँ पे आपके लगाई गई है। ठीक है बेटा, यहाँ पे नोट कर लिया सबने। पॉइंट नंबर 2, क्या बेटा देखते हैं कि वाइस चेयरमैन कौन होगा। अब जो जैसे यहाँ पे सीजी का लिया गया, तो क्या लगता है स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे भी होती होंगी मिनिस्ट्री, एसजी के लेवल में मिनिस्ट्री होती है क्या, तो आंसर यस, वो भी होती है, लेकिन वो स्टेट वाइज होती है। ठीक है यहाँ पे, तो चेक करो बेटा यहाँ पे, तो वाइस में किसको लिया गया बेटा, जो मिनिस्टर कहाँ का है बेटा, स्टेट। ठीक है, या फिर किसको ले लो आप, डिप्टी मिनिस्टर, कौन से डिपार्टमेंट का, हाँ जी, सीजी के डिपार्टमेंट का। तो जो सीजी के डिपार्टमेंट जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है या फिर डिप्टी मिनिस्टर है, ठीक है जी, यहाँ पे कौन सी, तो बोल सकते हो बेटा हमें इसी डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मतलब जो सीजी का ही मिनिस्ट्री है बेटा यहाँ पे, उसी डिपार्टमेंट में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है या फिर जो डिप्टी मिनिस्टर है, मतलब सेम डिपार्टमेंट के ही तो हेड था, उसको तो चेयरमैन बना दिया। और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट या डिप्टी मिनिस्टर के लेवल पर है, तो बेटा उसको यहाँ पर वाइस चेयरमैन, जो वाइस चेयरमैन उसको बना दिया जाएगा, और भी क्या वर्ड लिया गया, एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो इज द पॉइंट नंबर 2। तो एक ही डिपार्टमेंट का, सेम डिपार्टमेंट का बेटा जो हेड होगा उसको चेयरमैन कहेंगे, और जो उसी में से एक लेवल नीचे होता है दैट्स द डिप्टी या फिर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, तो बेटा उसको यहाँ पे वाइस चेयरमैन को बोल दिया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, पर्टिकुलर स्टेट का नहीं होता। तो वहां पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मतलब होता है कि जो सभी स्टेट का भी हेड होता है, फिर उसके ऊपर एक हेड और होता है। अच्छा देखो, एक अगर मैं मिनिस्ट्री लेता हूँ, सिंपल ये बच्चों यहाँ पे ये सीजी की ये लिखना मत, ये बेटा एक सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री तो बहुत सारी होती है। अब जैसे हर डिपार्टमेंट की अलग मिनिस्ट्री होती है बेटा, जैसे कॉर्पोरेट लाइन की होती है, कंपनी में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इनकम टैक्स में किसकी होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है बेटा वहां पे। अब सेम थिंग जो एमएसएमई के लिए भी एक अलग से मिनिस्ट्री बनी हुई है, इस नाम से मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। लिखा तो मैंने, ये तो लिखा है यहाँ पे, एक वो मिनिस्ट्री किसके लिए बनी हुई है आपकी, बेटा यहाँ पे आपको मैं जो बार बार बोल रहा हूँ, एमएसएमई के लिए जो स्पेशल मिनिस्ट्री बनाई गई है ना, तो उस मिनिस्ट्री का जो हेड होगा वो तो चेयरमैन होगा, और उसी के एक लेवल जो नीचे होता है वो कौन होगा बेटा, यहाँ पे वाइस चेयरमैन होगा। अब जो बाकी जो लिस्ट है बेटा, वो आपको साथ साथ को याद रखनी है। ठीक है, कि इसमें और क्या क्या बच्चे इसमें पॉइंट कवर किए गए, चेक करो बेटा। अच्छा एक पॉइंट और दिया गया, इसका नोट बता सकते हो क्या बेटा यहाँ पे, अगर कोई उस मिनिस्ट्री में ना तो कोई मिनिस्टर स्टेट है ना कोई डिप्टी मिनिस्टर है, तो भाई फिर तो कोई और पर्सन हो सकता है, जो कौन अपॉइंट करेगा,
फिर सीजी बताएगा फिर कौन हो सकता है। हाँ, वाइस चेयरमैन के लिए। मतलब वाइस चेयरमैन के लिए 2 ही पोस्ट थी ना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट या फिर डिप्टी मिनिस्टर। अगर बेटा वो चीज़ तो अब उस मिनिस्ट्री में कोई ऐसा नहीं है, तो देन बच्चों फिर किसको लिया जाएगा? जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। याद रखोगे बेटा? अब बच्चों यहाँ से वन बाय वन आपको पढ़ते हुए चलना है। तो जैसे बच्चों मैंने कहा ना, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे भी मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है जी यहाँ पे। और स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे जो मिनिस्ट्री होती है ना, तो वो भी किस चीज को कंट्रोल करती है? डिपार्टमेंट किस चीज का होता है वो? या तो किसका डिपार्टमेंट है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करने का डिपार्टमेंट है, या फिर एमएसएमई को कंट्रोल करने का डिपार्टमेंट है। ठीक है बेटा? तो क्या लगता है, जो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे जो डिपार्टमेंट बना हुआ है, क्या उसमें से भी कुछ पर्सन नेशनल बोर्ड में आने चाहिए, नहीं आने चाहिए? ठीक है, तो बेटा हर एक स्टेट से नहीं लिया गया, उसने यहाँ पे लिया। कितने मिनिस्टर लिए जाएंगे? लैंग्वेज समझ में आ रही है आपको ये? तो बच्चों इस पॉइंट को कैसे लिखेंगे बेटा यहाँ पे, कि बहुत सारी जो बच्चों स्टेट बने हुए हैं, और स्टेट में जो बच्चों बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो डिपार्टमेंट किसी को कंट्रोल करते हैं? फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द एमएसएमई। तो ये बच्चों स्टेट के जो हर स्टेट में जो डिपार्टमेंट बना हुआ है ना, इन सब डिपार्टमेंट में से, इन सब स्टेट में से टोटल कितने मिनिस्टर यहाँ पे चूज किए जाएंगे बेटा? 6 मिनिस्टर्स। अब ये कौन से स्टेट में से लिए जाएंगे? ऐसे तो स्टेट बहुत सारे हैं, तो बेटा यहाँ पे साफ से लिख दिया गया, कौन से ये 6 आएंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। डिस्प्यूट खत्म है ना? तो जब सीजी ने कहा कि हम बताएंगे कौन से स्टेट गवर्नमेंट में से हमें कौन से मिनिस्टर्स लेने हैं, 6 मिनिस्टर, तो बेटा वो यहाँ पे ले लिए जाएंगे। तो इन 6 मिनिस्टर को यहाँ पर इस नेशनल बोर्ड का बेटा यहाँ पे मेंबर ले लिया जाएगा। दिस इज पॉइंट नंबर 3। स्टोरी याद रहनी चाहिए आपको, जो जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको बेटा यहाँ पे। नोट कर लिया सबने? ठीक है जी, ये वाली मिनिस्ट्री समझ में आ रही है? हाँ, इसका अरे लिख तो नहीं रही ना? समझ रहे हो ना? चलो नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट बेटा पे और कौन लिए जाएंगे बेटा? अच्छा, एक वर्ड इसके साथ भी क्या वर्ड आ रहा है चेक करो। समझ रहे हो ना क्यों आ रहे हैं यहाँ पे वर्ड? मतलब वो उस डिपार्टमेंट में जब तक हैं तब तक वो मेंबर रहेंगे। ठीक है जी यहाँ पे। नेक्स्ट वन बच्चों, और कहाँ से मेंबर लिए जा रहे हैं? पार्लियामेंट से। और पार्लियामेंट से कितने मेंबर लिए जा रहे हैं? 3। 3 में से बच्चों पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, लोकसभा एंड, तो बेटा 3 में से ना 2% तो लोकसभा से आएंगे और 1% कहाँ से आएगा? राज्यसभा से। याद रखोगे वर्ड बेटा में? तो नेक्स्ट बेटा जो वर्ड यहाँ पे लिया गया 4 पॉइंट, पार्लियामेंट में इसी बच्चों टोटल 3% यहाँ से लिए जाएंगे, 3 मेंबर्स, और इसको डिवाइड कर दिया गया 2 + 1। तो 2 जो लिए जाएंगे फ्रॉम लोकसभा, इसको आप नाम बोलते हो ना हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है, और जो 1 लिया जाएगा फ्रॉम राज्यसभा, जिसको आप नाम बोलते हो काउंसिल ऑफ स्टेट। कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, यहाँ पे तो कोई भी होंगे तो जो यहाँ पे लिए जाएंगे। नहीं, ये वहीं पे पार्लियामेंट में जो जिसको भेजना चाहे भेज सकते हैं। ठीक है जी यहाँ पे, जिसको भेजना चाहे वो भेज सकते हैं। और ये ऑब्वियसली वहां पे इसके लिए वोटिंग होती है, वोटिंग में डिसाइड किया जाता है कि नेशनल बोर्ड के मेंबर किस किस को बनाया जाएगा। ठीक है यहाँ पे, और राज्यसभा से डिसाइड किया जाता है कि किसको यहाँ पे बनाया जाएगा। ठीक है जी यहाँ पे। तो बता सकते हो अभी तक कितने पर्सन हो गए? एक चेयरमैन हो गए, वाइस चेयरमैन हो गए, 6 मेंबर हो गए, मतलब टोटल हो गए 6 7 8। 8 के बाद 3 मेंबर कहां से ले लिए हमने? पार्लियामेंट से ले लिए। कितने हो गए? 11 हो गए। आगे देखते बेटा और किसको लिया गया। अब एक यूनियन टेरिटरी में से ले लो। ठीक है, तो अभी तक हम स्टेट की बात कर रहे थे, तो क्या यूनियन टेरिटरी में भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता होगा? तो बच्चा जो यूनियन टेरिटरी में जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, तो उसको भी अपॉइंट किया जाएगा, और उसको भी कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसको भी बेटा यहाँ पे मेंबर लिया जाएगा, जो भी यूनियन टेरिटरी बनी हुई है बेटा। तो यूनियन टेरिटरी में जो एमएसएमई की एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखता है, तो उस एडमिनिस्ट्रेटर को भी यहाँ पे मेंबर बच्चों बनाया जाएगा। और वो कौन बनाएगा? बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर, ये एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब समझते हो ना, तो एमएसएमई को कंट्रोल करता है इन द लेवल ऑफ यूनियन टेरिटरी। ठीक है, और ये बच्चों जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा,
टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सीजी बच्चों इसको यहाँ पे अपॉइंट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 इसी में टाइम लगने वाला है, इसके बाद तो टॉपिक आपका बहुत छोटा सा रह जाएगा। नेक्स्ट वन, हाँ जी, नेक्स्ट बेटा एक मिनिस्ट्री। लो जी, अभी एक मिनिस्ट्री की बात की थी ना, कौन सी मिनिस्ट्री की बात की थी हमने, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करती थी, किस एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करती थी, तो बेटा जो उस मिनिस्ट्री का कौन है, सेक्रेटरी है। ठीक है जी, यहाँ पे तो सेक्रेटरी है बेटा, उसको भी हमने यहाँ पे ले लिया। सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट, जिसको चार्ज दिया गया है ऑफ, शॉर्ट में लिख देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। ठीक है, और इसके साथ बेटा हर किसी के साथ एक वर्ड आ रहा है एक्स ऑफिशियो। तो ये साथ साथ क्लियर किया जा रहा है कि भाई आपको आपकी पहले वाली पोस्ट की वजह से दूसरी पोस्ट मिल रही है, दैट्स कॉल्ड द एक्स ऑफिशियो, जो जब आपको वर्ड बताया गया। नोट कर लिया सबने? ठीक है जी, पॉइंट नंबर 7, हाँ जी, पॉइंट नंबर 7 चेक करो बेटा, और कहां से लिए गए, 4 पर्सन 4 सेक्रेटरीज। अब जो देखो, अभी पहले वाला सेक्रेटरी कहां से लिया गया था, मिनिस्ट्री कहां की, मिनिस्ट्री कैसे लिया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का। अब देखो और बहुत सारी जो मिनिस्ट्री है, किस किस नाम से मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सुना होगा आपने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड द प्लानिंग। ठीक है, यहाँ पे तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। तो इन्होंने कहा जो ये जो 4 मिनिस्ट्री है ना, तो इनमें से भी जो उनके सेक्रेटरीज है उनको ले लो। तो कौन कौन सी मिनिस्ट्री से और ले लिया बेटा यहाँ पे? ठीक है, तो एक काम करता हूँ, इन दोनों पॉइंट को मर्ज कर देता हूँ, पॉइंट नंबर 6 और 7 को। तो एक तो हमने मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई से ले लिया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नाम सुने ना आपने इन मिनिस्ट्री के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का नाम सुना है क्या? नहीं सुना तो बाहर कटोरी में पानी ले लेना और उसमें डूब जाना। ठीक है, नेक्स्ट वन, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, एंड लास्ट बेटा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। तो यहां से बच्चों आपके टोटल जो पर्सन हो जाएंगे 1 + 4, 5 पर्सन यहाँ से आ गए। यहाँ पे तो 6 में आपके पॉइंट 1 की बात की, मतलब एक सेक्रेटरी, और 7 में आपके 4 सेक्रेटरी और आ गए, और इनके साथ ही वर्ड क्या आ जाएगा, एक्स ऑफिशियो। सिंपल बेटा, यहाँ पे याद हो रहा है साथ साथ में। चलिए आगे बेटा, नेक्स्ट वन, जो बेटा नेशनल बैंक है, नेशनल बैंक का कौन है, चेयरमैन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो चेयरमैन है उसको भी यहाँ पे नेशनल बोर्ड का मेंबर बना दिया जाए। ठीक है, और खाली एक बैंक का नहीं, दूसरे बैंक पे आ जाओ, आपने एक बैंक का नाम और सुना होगा, स्मॉल इंडस्ट्रियल। हाँ जी, नेशनल बैंक नाम से नेशनल बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक सुना है आपने, जैसे भी होता है, मतलब जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को देखता है। ठीक है, तो उसको लिया जाता है क्या, और ऑब्वियस है नेशनल बैंक मतलब आरबीआई है इंडिया में। तो आई नो, मैं हाउसिंग से कंफ्यूज हो गया था, यहाँ पे आरबीआई की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। तो आरबीआई, हाँ जी, आरबीआई, आरबीआई भी है, और भी आते हैं नेशनल बैंक, नहीं जरूरी नहीं होता, नेशनल बैंक में, नेशनल में आपका पंजाब नेशनल बैंक भी आता है, पंजाब नेशनल बैंक भी आता है। हाँ, बट उसको आप आरबीआई को कभी ऐसे नहीं बोलते कि ओनली वन इज नेशनल बैंक, नेशनल बैंक कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो वहां पे नेशनल बैंक का जो चेयरमैन है उसको लिया जाएगा। हाँ जी, और बच्चों और कौन से बैंक का लिया जाएगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक, जो स्मॉल इंडस्ट्री के रिगार्डिंग जो बैंक बने हुए हैं उसमें से भी जो बड़े चेयरमैन और जो एमडी का काम कर रहे हैं उनको लिया जाएगा। ठीक है जी, और तीसरा जो कैसे लिया जाएगा, एक जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है। पहले यहाँ पे जो बैंक के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेटा आपके 4 पॉइंट आपके बैंक से रिगार्डिंग कवर किए गए हैं। पहला पॉइंट किससे कवर किया गया, नेशनल बैंक से, दूसरा किससे कवर किया गया, स्मॉल इंडस्ट्री से, तीसरा जो किसका कवर किया गया, इंडस्ट्रियल, सॉरी इंडियन बैंक एसोसिएशन से, और बेटा जो फोर्थ यहाँ पे कवर किया गया दैट इज द बैंक से।
ठीक है यहाँ पे। तो चेक करो बेटा यहाँ पे, तो नेशनल बैंक में कौन होगा, चेयरमैन। इसमें भी कौन होगा, चेयरमैन, तो जो एमडी की पोस्ट पे है वो लिया जाएगा। तीसरा बेटा उसमें भी इंडियन बैंक एसोसिएशन का जो चेयरमैन है उसको भी मेंबर माना जाएगा नेशनल बोर्ड का। एंड फोर्थ पॉइंट बेटा यहाँ पे, रिजर्व बैंक में देखो किसको लिया जाएगा, वन ऑफिसर, जो किस रैंक पे है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए, और उसको भी कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। याद रखोगे वर्ड। तो बता दो बेटा यहाँ पे पॉइंट नंबर 8, 9, 10 और 11, तो 4 पॉइंट को एक साथ कवर कर दो, जिसमें हम बैंक्स के रिगार्डिंग क्या ये पार्ट थे। ठीक है यहाँ पे, तो बता दो बेटा यहाँ पे बैंक कौन कौन से कवर हो गए। तो फर्स्ट वन बैंक नेशनल बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक, तो बैंक का पोर्शन ने एक तरफ लिख लिया है। ठीक है, थर्ड वन बेटा यहाँ पे किसको लिया गया, इंडियन बैंक एसोसिएशन, और फोर्थ पॉइंट बेटा यहाँ पे लिया गया वन ऑफिसर फ्रॉम आरबीआई। तो यहाँ पे जो नेशनल बैंक में किसको लिया जाएगा, चेयरमैन को, हाँ, एक एक ऑफिसर। ठीक है जी। तो स्मॉल इंडस्ट्री बैंक में यहाँ पे जो चेयरमैन विद एमडी है, ठीक है जी, और इसमें जो किसको लिया जाएगा, चेयरमैन को, और फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिया जाएगा नॉट बिलो द रैंक ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और ये जो चारों के चारों जो आपके होंगे ना, तो इसको आप क्या वर्ड बोलोगे, दैट्स द एक्स ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो। अगर मान लो दोनों सेम ही है तो इसको ले लेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले प्रेफरेंस किससे चलती है, चेयरमैन की चलती है। अगर चेयरमैन नहीं है, मतलब देखो आपने देखा होगा ज्यादातर हम कंपनी के अंदर एक एमडी को ही चेयरमैन वर्ड बोलते हैं। ठीक है, आपने ज्यादातर जैसे कंपनी में सुना होगा जब मीटिंग होती है तो मीटिंग में उसको हम चेयरमैन बोल देते हैं, वैसे कंपनी में क्या बोला जाता है, एमडी। कभी सुना है चेयरमैन वर्ड वैसे नॉर्मली चलता है, या सिर्फ मीटिंग के टाइम पे चेयरमैन वर्ड चलता है, मीटिंग के टाइम पे चलता है, नॉर्मल तो एमडी ही होता है ज्यादातर। ठीक है, इसलिए वो जो वर्ड वहां पे लिया गया है। डोंट बी कंफ्यूज, चेयरमैन तो चेयरमैन वर्ड नहीं था, एमडी। और कभी कंपनी में दोनों अलग नहीं होते, एक ही रहते हैं ज्यादातर। कर लिया बेटा नोट। एंड ठीक है जी, अब बेटा नेक्स्ट वन करते हैं इसके बाद। और कौन कौन से बचे हैं, अभी तो बहुत लिस्ट बची है ना। कितने लोगों को बच गए, 20, 3, 2, 1। चलो 4 पॉइंट और आएगा बेटा, फिर इसको रिवाइज करेंगे क्या क्या मुझे दिया गया है इसमें। तो बेटा 20% कहां से लिए जा रहे हैं, चेक करो। हाँ जी, एसोसिएशन से लिए जा रहे हैं, जो एमएसएमई के लिए बेटा जो एसोसिएशन बनी हुई है, और उसमें से 3% कहां से लिए जाएंगे, तो एसोसिएशन ऑफ वीमेन इंटरप्राइजेस के रिगार्डिंग बने हुए हैं। और 3% जो कहां से लिए जाएंगे, तो बेटा पे एसोसिएशन ऑफ द माइक्रो इंडस्ट्रीज, जो बेटा पे जो इंडस्ट्री किससे, मतलब एसोसिएशन सिर्फ किससे मैटर करती है, माइक्रो इंडस्ट्री नहीं, माइक्रो इंडस्ट्रीज। और ये बेटा 20% कौन होंगी, ये सारे के सारे पर्सन कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे अपॉइंट करेगी। तो आप जो कह सकते हो कि जो बेटा यहाँ पे पॉइंट नंबर कौन सा है, 12, जो बच्चों यहाँ पे मार्केट में जो एसोसिएशन बनी होती है, आपने देखा जाता है, देखा होगा आपने, जो मार्केट होती है वहां पे मार्केट का एक लीडर होता है, मार्केट एसोसिएशन के नाम से माना जाता है, तो उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो एसोसिएशन, जो बेटा यहाँ पे एसोसिएशन बनी हुई है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज में से, तो यहाँ पे हम इसमें से 20% अपॉइंट करेंगे। और ये 20% कौन होंगे, ये बेटा हमें पे अपॉइंट किए जाएंगे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इस 20 में भी इसको 3% डिवाइड कर दो,
ठीक है जी, यहाँ पे तो मिनिमम थ्री एंड अदर्स। तो मिनिमम थ्री जो होनी चाहिए बेटा यहाँ पे, फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ विमेन इंटरप्राइजेस, minimum three, the association of only micro, association of micro enterprises. ठीक है, और ये बाकी अदर एसोसिएशन ले सकते हो। एनी एसोसिएशन ऑफ द माइक्रो एंड द स्मॉल इंडस्ट्री। तो 20% जो टोटली जाएंगे और 20 कौन होंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे अपॉइंट किया जाए। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट बेटा यहाँ पे, तो नेक्स्ट पॉइंट में देखो क्या दिया गया है प्लीज। 20% हो गए, 3% चेक करो कहां से लिए जा रहे हैं। एक काम करो, पहले जितने पॉइंट हो गए एक बार रिवाइज करो, ठीक है, करवा दो सारे एक बार, बातें करो ना बीच में, इसलिए मैं कह रहा हूं। नहीं, ये जो मार्केट की एसोसिएशन बनी होती है, हर जगह पे जो एसोसिएशन होती है वहां पे टीम बना लेते हैं, ठीक है, तो उन एसोसिएशन में से मतलब गवर्नमेंट अलग अलग एरिया में जाती है और वहां से एसोसिएशन में से एक लीडर को लेके आती है कि भाई आपको नेशनल बोर्ड का मेंबर बनाया जाएगा यहाँ पे। हाँ जी, और बेटा देखो 3% कहां से लिए जा रहे हैं, अलग डिपार्टमेंट में से 3% जो किस किस फील्ड से लिए जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्री, साइंस एंड, हाँ जी बोलो 3% कहां से आ रहे हैं, एक इकोनॉमिक्स के फील्ड से लिया जा रहा है, एक कौन से फील्ड से लिया जा रहा है बेटा, इंडस्ट्री के, और एक बच्चों किस फील्ड से लिया जा रहा है, ठीक है, और जिसमें जो साफ साफ बोल दिया 1% उनमें से कौन होनी चाहिए, पेमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ बेटा 3% अलग अलग फील्ड से लिए गए हैं, अब माइक्रो एंड स्मॉल से अलग, 1% इकोनॉमिक्स फील्ड से लिया जाएगा, 1% बेटा यहाँ पे, हाँ जी, इंडस्ट्री, और 1% जो बच्चों यहाँ पे लिया जाएगा दैट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये जो तीनों परसेंट जो होंगे अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अपॉइंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये पॉइंट यहाँ पर, ठीक है जी, पॉइंट नंबर 14, तो 2 पॉइंट और आएगी बेटा, जल्दी से पढ़ लो हैं। हाँ जी, 2% कहां से लिया जा रहा है, देखो अपनी ट्रेड यूनियन। मुझे बताओ एक नॉर्मल एसोसिएशन और ट्रेड यूनियन में डिफरेंस क्या होगा, बेटा ट्रेड यूनियन किसकी बनी होती है, तो सेम थिंग, तो वो भी जो ट्रेडर्स की रिगार्डिंग कह सकते हो या एम्प्लॉइज की भी होती है ना। तो यहाँ पे जो ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन होती है किस लेवल पे बनी हुई है, वो सेंट्रल, तो वहां से भी 2% वहां पे लिए जाएंगे, 2 रिप्रेजेंटेटिव लिए जाएंगे, मतलब उन्होंने बच्चों यहाँ पे पूरे इंडिया में हर एरिया को कवर किया हुआ है, सेंट्रल ट्रेड यूनियन। डिपेंड करता है वो देंगे या नहीं देंगे बढ़ा के, यहाँ पे तो 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल ट्रेड यूनियन, और ये भी बच्चों यहाँ पे जो अपॉइंट होता है अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है जी यहाँ पे। एंड पॉइंट नंबर 15 बेटा यहाँ पे लास्ट पॉइंट, फिर नोट कर लेने के साथ, 1% जब कहां से लिया जा रहा है चेक करो, एक लास्ट पॉइंट आप बता दो बस मुझे, लास्ट पॉइंट बेटा कहां से लिया जा रहा है पर्सन, वन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी, किस लेवल पे जो काम कर रहा है वो, ज्वाइंट सेक्रेटरी से मतलब कम रैंक उसकी नहीं होनी चाहिए, और ज्वाइंट सेक्रेटरी कहाँ का, जो मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट ऑफ द सीजी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द, सेम बच्चों वही वर्ड आ गया यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ बच्चों जो पर्सन थे यहाँ पे ना, अब मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे दैट्स कॉल्ड द सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल बोर्ड। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, मेंबर ऑफ द नेशनल बोर्ड, अब यहाँ पे बेटा जो बात कर रहे हैं सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल बोर्ड, और सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल बोर्ड में बेटा आपको बता दिया गया कि जिस भी एक ऑफिसर को लिया जाएगा नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी,
तो ये बच्चों आपको लिस्ट इसमें याद रखनी है जो बच्चों आपको बताई गई है। नोट कर लो बेटा एक बार इसको जल्दी से फर्स्ट, फिर समझते हैं इसमें क्या क्या आपको दिया। हाँ जी, हाँ मेंबर भी होगा और सेक्रेटरी भी होगा, मतलब ये एज ए मेंबर एज ए सेक्रेटरी काम करेगा। और इसके साथ बच्चों आपको जो वर्ड बताया गया ये भी एक वर्ड लिखा गया एक्स ऑफिशियो। ऑलमोस्ट हर किसी का आपको वर्ड एक्स ऑफिशियो मिलेगा ही मिलेगा। लिस्ट याद हो गई है? चलो बेटा एक काम करो बच्चों जल्दी से कंपोजिशन ऑफ द नेशनल बोर्ड की पूरी लिस्ट याद रखो। एक एक पॉइंट को मैंने डिटेल में आपको बता दिया जहाँ पे एक एक पॉइंट भी आपने लिख लिया है सारा कि क्या क्या चीजें इसमें कुछ आपकी कवर की गई है। ठीक है जी, यहाँ पे तो जल्दी से बच्चों लिस्ट पूरी याद कर लो। हाँ जी, थोड़ा इसको फिल कर सकते हो, बता सकते हो चेयरमैन कौन था? चेयरमैन कौन था? चेयरमैन मिनिस्ट्री इन द चार्ज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे जो मिनिस्ट्री बनी हुई है फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, और उसी डिपार्टमेंट में से जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट या डिप्टी मिनिस्टर में आता था उसको वाइस चेयरमैन ले लिया था। तो इसको फिल करो, ये क्या क्या थे? 6 बताओ कहाँ पे आया था? किसमें आया था? स्टेट गवर्नमेंट का, वेरी गुड। तो स्टेट गवर्नमेंट कहाँ पे ले लिया गया? 3 पार्लियामेंट का, वेरी गुड। तो पार्लियामेंट में जो आपने पढ़ा था 20 एसोसिएशन, 20% था ना एसोसिएशन से। एसोसिएशन से थे जिसमें से 3 मिनिमम मिनिमम जो 3 लिए गए थे विमेन इंटरप्राइज लिए गए थे, और 3 कहां से लिए गए थे? माइक्रो वाले से। ठीक है, यहाँ पे कौन बता सकते हो? सेक्रेटरी, कौन सा सेक्रेटरी? नहीं नहीं, सेक्रेटरी का तो एडमिनिस्ट्रेटर ले सकते हो इसमें आप, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी। हाँ जी, 4 बताओ बेटा, 4 बैंक्स के थे, बैंक। नेशनल बैंक का चेयरमैन था, वेरी गुड। एक स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक था, इंडियन बैंक एसोसिएशन था, और आरबीआई का था। ठीक है, वेरी गुड। 5 पॉइंट था मिनिस्ट्री के, 5 मिनिस्ट्री से लिए गए थे। गलत कह रहे हो, चेक करो। 5 मिनिस्ट्री से हैं। मिनिस्ट्री कितनी लिखी है? मैंने दोनों को मर्ज करके बताया यहाँ पे बेटा। सेक्रेटरी कितने लिए गए हैं? 5 मिनिस्ट्री से लिए गए हैं। बैंक कितने लिए गए थे? 4 पॉइंट बैंक के थे आपके। ठीक है जी, यहाँ पे तो कौन कौन सी मिनिस्ट्री से बेटा? एमएसएमई, कॉमर्स इंडस्ट्री, फाइनेंस, फूड एंड द लेबर। ठीक है, तो मैंने तो यही कहा इसमें। हाँ जी, 3 बताओ बेटा, 3 पॉइंट। मिनिस्ट्री नहीं, नॉर्मल इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये 2 सेंट्रल ट्रेड यूनियन, सेंट्रल ट्रेड यूनियन से लिए गए। याद रखोगे बेटा यहाँ पे पॉइंट? ठीक है जी, तो ये बच्चों लिस्ट आपको बेटा याद रखनी है जो बच्चों आपको बताई गई है इसमें। ठीक है जी, यहाँ पे कोई डाउट बेटा किसी को यहाँ तक? क्लियर? तो आप जो अब मेन काम बिग टास्क आपका हो चुका है, बस अब तो बाकी चीजें पढ़नी है। और ये हम पढ़ते बेटा इसमें बच्चों, ये जो नेशनल बोर्ड होता है ना, तो नेशनल बोर्ड की जो मीटिंग हम करवाएंगे तो लिखा बेटा पे कम से कम कितनी मीटिंग होनी चाहिए? एटलीस्ट 1 इन एवरी 3 मंथ्स। तो बेटा यहाँ पे क्वार्टरली इनकी एक मीटिंग होगी होगी, मतलब एवरी 3 लिख सकते हैं, लेकिन क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अगर क्वार्टर वर्ड होता तो वो क्वार्टर में जनवरी टू मार्च का बन जाता। यहाँ पे 3 का मतलब क्या होता है? हो सकता है 3 मंथ्स का मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल भी हो सकता है। दैट्स द मेन डिफरेंस। अगर लॉ में कहीं पे क्वार्टर वर्ड मिलता है, जो क्वार्टर का मतलब समझ रहे हो ना, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून यही चलेगा फिर तो आपका। और कहीं पे अगर हम 3 मंथ्स लिखते हैं तो वो 3 मंथ्स कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी 3 मंथ्स। याद रखोगे वर्ड?
ठीक है, तो दैट्स मीन कितनी मीटिंग होगी बेटा? हाँ जी, नेक्स्ट बच्चा अब यहाँ पे पढ़ लो बेटा फंक्शन। और फंक्शन में आपको जो पूरा मैंने आपको स्टार्टिंग बता देता हूँ, बच्चों नेशनल बोर्ड का मेन काम रहता है दैट इज द इस एक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन करने का। ठीक है, क्या साथ में गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगे क्या ये कि माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री को कैसे डेवलप किया जा सकता है ना? तो चेक करो बेटा यहाँ पे क्या क्या बच्चों करता है। नंबर वन, बच्चों ये जो नेशनल बोर्ड है ये फैक्टर एग्जामिन करता है कि जो एमएसएमई के प्रमोशन एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहला काम बेटा यहाँ पे उस फैक्टर को चेक करने का काम होता है। दूसरा बच्चों यहाँ पे जितने भी पॉलिसी, जितने भी प्रोग्राम्स जो एमएसएमई के प्रमोशन के लिए बनाया गया है, तो बेटा उनको ये रिव्यू करने का भी काम यहाँ पे करते रहते हैं। तीसरा बेटा काम क्या करेंगे, ये गवर्नमेंट को रिकमेंड करते हैं किसी भी मैटर के रिगार्डिंग कि एमएसएमई के प्रमोशन कैसे किया जा सकता है, उसको कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये किसको बताते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को रेफर करते हैं। एंड लास्ट वन, साथ साथ बेटा गवर्नमेंट को किस चीज का काम करते हैं, किस चीज का एडवाइस देते हैं कि सर जो एमएसएमई के लिए फंड बना हुआ है उस फंड को कैसे यूज करना चाहिए। तो चार चीज बेटा अभी जो नेशनल बोर्ड बेटा काम करता है, क्या क्या काम करता है? सारे फैक्टर चेक करेगा, पॉलिसी को रिव्यू करेगा, गवर्नमेंट के रिगार्डिंग गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा, गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा हाउ टू यूटिलाइज द फंड। ठीक है, जो फंड किसके लिए बने हुए हैं? फॉर द एमएसएमई। तो उस फंड को कैसे यूज किया जा सकता है बेटा, ये चार चीज वहां पे की जाती है। लिख दोगे इसके बारे में बेटा हमें? ठीक है, और जो इसमें ना ये फंक्शन ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट बेटा इसका कंपोजिशन एग्जाम में आ सकता है। तो ये पूरा आपको लर्न होना चाहिए बेटा, इसके कंपोजिशन में क्या क्या चीज आपको कवर की गई है बेटा। Done? ठीक है जी, आओ तो नेक्स्ट में करते हैं माइक्रो एंड द स्मॉल इंटरप्राइज फैसिलिटेशन सेंटर या काउंसिल। तो जो काउंसिल किस लिए बनाई गई मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी एमएसएमई के रिगार्डिंग कुछ भी अगर डिस्प्यूट आता है तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, मतलब उनकी काउंसलिंग करने के लिए, उनका कह सकते हो कॉन्सिलिएशन करने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट बनाया गया बेटा? यहाँ पे माइक्रो एंड द स्मॉल इंटरप्राइज फैसिलिटेशन सेंटर बच्चों पे बनाया गया है। ठीक है, तो इसका भी जो कंपोजिशन आपको याद रखना है, तो ज्यादा बड़ा कंपोजिशन नहीं है, छोटा सा कंपोजिशन है। चेक करो मिनिमम कितने मेंबर होंगे बेटा इसमें, मैक्सिमम कितने होंगे? 5। तो मिनिमम 3, मैक्सिमम 5। ठीक है, या तो 3 होंगे या 4 होंगे या 5 होंगे, बस इससे ऊपर नहीं होंगे। और ये जो पर्सन कहां कहां से लिए जाएंगे, चेक करो। नंबर 1 डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री, और जैसे देखो साफ साफ बोल दिया गया है कोई भी ऑफिसर या तो वो डायरेक्टर ऑफ द इंडस्ट्री होना चाहिए या जो वो कोई भी, देखो लिखा गया एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ कौन से डिपार्टमेंट का, देखो लिखा गया डिपार्टमेंट ऑफ द। अब यहाँ पे जो सीजी नहीं आया है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसके ऊपर ये छोड़ दिया है? स्टेट, मतलब स्टेट की मर्जी है कि स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जो वहां पे इंडस्ट्री बनी हुई है, तो उस इंडस्ट्री का जो डायरेक्टर है या तो उसको ले लो या कोई और ऑफिसर ले लो जो उसी की रैंक का है। ठीक है जी, यहाँ पे तो उसको अपॉइंट कर दो। नंबर 2 पॉइंट क्या करो बेटा, यहाँ पे दूसरा जो किसको लिया गया है यहाँ पे? हाँ जी, कौन सा बियर? माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज जो स्टेट में जो भी एसोसिएशन बनी हुई है, ठीक है जी यहाँ पे, और वो एसोसिएशन किस लेवल पे बनी हुई है? स्टेट लेवल पे बनी हुई है बेटा। उस स्टेट लेवल पे जो एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है या ऑफिस बियरर है, तो बच्चों उसको भी इस काउंसिल का मेंबर यहाँ पे बना दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तीसरा बच्चों किसको लिया जाएगा, यहाँ पे चेक करो। हाँ जी, वो बैंक्स, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो बच्चों किसको लोन प्रोवाइड करती है बेटा, उस बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के एक या एक से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे लिया जाएगा। तो किसमें से लिया जा रहा है? उस बैंक के ऑफिसर से या उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऑफिसर से जो माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करती है। मुझे बताओ लोन इसी में से क्यों लिया गया? क्योंकि हो सकता है ज्यादा डिस्प्यूट किस चीज के होते हैं, लोन रीपे करने के डिस्प्यूट होते हैं, पेमेंट करने के डिस्प्यूट होते हैं, तो इसलिए बच्चों यहाँ से इस पर्सन को भी यहाँ से लिया गया है। ठीक है, ट्रेडिंग का डिस्प्यूट होगा तो चेक करो फर्स्ट वन डिपार्टमेंट किसका था? स्टेट का, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब जो जो डिस्प्यूट हो सकते हैं बेटा पे, उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग ऑफिसर को वहां पे अपॉइंट किया हुआ है। ठीक है, एंड लास्ट बेटा यहाँ पे किसी और पर्सन को जिसको किस चीज की नॉलेज हो, इंडस्ट्री, फाइनेंस, लॉ, ट्रेड, कॉमर्स, जिनकी को स्पेशल नॉलेज होती है, उसमें से भी एक या उससे ज्यादा पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे तो ज्यादा बेटा इसमें आपको याद रखना है, इसमें ना सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कंट्रोल नहीं रखती बेटा, इसमें कौन रखता है? स्टेट लेवल पे। तो स्टेट लेवल से ही यहाँ पर सारी चीजें आपकी ली गई है। डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री का मतलब होता है कि जो आप जैसे भी जो मिनिस्ट्री वर्ड पढ़ रहे थे, है ना, तो मिनिस्ट्री का मतलब क्या था? जो सेंट्रल लेवल पे बनी हुई थी। यहाँ पे मैं स्टेट लेवल की मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो स्टेट लेवल पे जो मिनिस्ट्री बनी हुई है उसका जो डायरेक्टर है, जो इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है,
या तो उसको लो, या स्टेट लेवल पे ही जो ऑफिसर है, जो किस लेवल पे बैठा हुआ है, डायरेक्टर की पोस्ट तक ही काम करता है, तो उसको यहाँ पे लिया जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना, इंडस्ट्री मतलब वो हम किसी अंबानी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो स्टेट लेवल पे जो है उसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की। याद रखोगे वर्ड, स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है जी, यहाँ पे तो चेक करो बेटा, यहाँ पे क्या नाम लिया गया यहाँ पे इसका, इसको जो नाम बोलेंगे दिस कॉल्ड द फैसिलिटेशन सेंटर काउंसिल। और इन दोनों का बेटा कंपोजिशन आपको याद रखना है जो बताया गया है। बताओ बेटा कंपोजिशन में कौन कौन आ रहे थे। तो पहला कि जो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर, हाँ जी नीचे तो लिखा है बस मैंने, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द MSME, तो उसमें से या तो डायरेक्टर या फिर कोई और ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सच डायरेक्टर। तो सबसे पहले बेटा इसको यहाँ पे लिया जाए, द डिपार्टमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द MSME। देख लिया सबने। पॉइंट नंबर 2 बेटा यहाँ पे, जो एसोसिएशन बनी हुई है, एसोसिएशन फॉर MSME इन स्टेट, इन स्टेट, या तो बेटा वहां से ऑफिस बियरर को ले लो और रिप्रेजेंटेटिव को ले लो जो उस एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करे। ठीक है जी। तीसरा जहां पे उस बैंक या फिर फाइनेंस से जो लैंडिंग करती है, लोन प्रोवाइड करती है, क्या तो बेटा यहाँ पे लैंडिंग करती है टू द माइक्रो एंड द स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो इसमें से वन और मोर पर्सन। ठीक है जी। एंड फोर्थ पॉइंट यहाँ पे जो लिया गया है, वन और मोर पर्सन जिसको स्पेशल नॉलेज है, स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, क्या क्या लिया गया था यहाँ पे, इंडस्ट्री, फाइनेंस, ये बच्चों आपको इसमें याद रखना है। नोट कर लिया सबने। यार मेरे आईपैड की स्पीड बल्कि तुमसे ज्यादा है। हाँ बेटा ये रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा तुम्हारा, मैं तो कर देता हूँ। नहीं मैं अपनी छोटी मोटी चीजों से खुश हूँ, कोई बात नहीं। नहीं, ठीक है, अब तो जो आ गया ना, बस नजर लगाते रहते हो जब देखो कम हो जाती है। हाँ जी डन बेटा। चलो बेटा तो पढ़ते बच्चों, ये कैसे बच्चों यहाँ पे केस को सोल्व किया जाएगा बच्चों, देखो इसका पूरा एक प्रोसेस आपको दिया गया है। ठीक है, और ये बेटा यहीं पे आप ये मान के चलो कि माइक्रो एंड द स्मॉल इंडस्ट्री में ना कोई डिस्प्यूट आ गया तो डिस्प्यूट को कैसे सोल्व किया जाता है। तो ये कोई नया पॉइंट नहीं है बच्चों, ये पॉइंट पता है कौन सा है, जो आपने मतलब कॉन्सिलेशन का सुना हुआ है, आपने आर्बिट्रेशन का सुना हुआ है, कुछ वैसा ही प्रोसेस आपको पे मिलेगा। तो स्टेप वाइज आपको जो स्टोरी लिखनी है, चेक करो बेटा में। तो बच्चों देखो क्या लिखा गया है, एनी पार्टी टू द डिस्प्यूट, अगर कोई जो डिस्प्यूट, कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है तो मे
किस चीज के रिगार्डिंग, एनी अमाउंट ड्यू टू हिम, तो बच्चों वो रेफरेंस किसको बच्चों जाएगा, किसके पास जाएगा वो लेके मैटर। तो सबसे पहले बच्चों जो मैटर रेफर किया जाएगा ना वो फैसिलिटेशन काउंसिल को बच्चों रेफर यहाँ पे कर सकते हैं। तो कोई भी बच्चों पार्टी टू डिस्प्यूट जिसका बच्चों केस किस के रिगार्डिंग, कोई भी पेमेंट ड्यू का अगर कोई भी केस होता है किसके रिगार्डिंग, एमएसएमई के रिगार्डिंग, तो बच्चों वो केस कहां पे रेफर किया जाएगा, माइक्रो एंड द स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटी सेंटर को किया जाएगा। और जैसे ही बच्चों यहाँ पे रेफरेंस मिलेगा ना, काउंसिल या तो क्या करेगी बेटा, खुद बच्चे यहाँ पे काउंसिलेशन कराएगी या एक सेंटर प्रोवाइड करेगी ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सर्विस के लिए। तो दो चीज क्या होगी बेटा यहाँ पे, जो फैसिलिटेशन सेंटर है, जो फैसिलिटेशन काउंसिल है, या तो खुद उनकी काउंसिलेशन करेगी या फिर कोई दूसरा तरीका उनको बताएगी कि तुम इस सेंटर पे चले जाओ और वहां पे इस केस को सोल्व करो। और ये जो डिपेंड करेगा किस चीज पे डिपेंड करेगा, मैटर कितना बड़ा है। अगर मैटर छोटा सा होता है तो वो खुद काउंसिलेशन कर देते हैं, अगर मैटर बट ज्यादा बड़ा होता है तो वो फिर क्या करते हैं, उनको आगे रेफर करते हैं, दैट्स कॉल्ड द ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सर्विस। बच्चों देखो यहाँ पे ना हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे देखो पॉइंट बच्चों ध्यान सुनना, जो पार्टी टू डिस्प्यूट है, ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 बेटा इन्होंने ना अपना जो केस है वो रेफर किया फैसिलिटेशन काउंसिल को। हमने अपना केस बच्चों यहाँ पे रेफर कर दिया फैसिलिटेशन काउंसिल को, कोई भी डिस्प्यूट हो जहाँ पे, कोई भी पेमेंट के रिगार्डिंग डिस्प्यूट या कोई एनी अदर मैटर, तो जो फैसिलिटेशन काउंसिल है अब इसके पास ना ऑप्शन है, हमने यहाँ पे फैसिलिटी काउंसिल को दो ऑप्शन दे दिए, और ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फैसिलिटी काउंसिल लेता है वो उसकी मर्जी है। पहला ऑप्शन क्या बेटा, कि वो खुद कंडक्ट करा सकती है कॉन्सिलिएशन को, या देखो ये मैं अगर कॉन्सिलिएशन की बात कर रहा हूं बेटा, ये कॉन्सिलिएशन कौन करवा रहा है, फैसिलिटी काउंसिल करवा रहा है, या बेटा वो यहाँ पे ना वो ये मैटर आगे रेफर कर सकती है टू एनी सेंटर फॉर ऑल्टरनेटिव या ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। मतलब दूसरे वाले में जो कह सकते हो कि या तो काउंसिल खुद इस केस को सोल्व कर रहे हैं या फिर काउंसिल उस केस को खुद सोल्व ना करके उसको आगे रेफर कर रहा है। तो दिस इज द पॉइंट नंबर 2 जो अब आपको बताया गया, ठीक है। अब मुझे बताओ आगे बेटा यहाँ पे काउंसिलेशन की, ठीक है, या तो यहाँ पे सेटलमेंट हो जाएगी या फिर सेटलमेंट नहीं होगी, है ना। अगर सेटलमेंट नहीं होगी तो क्या उसके बाद वो एक बिग प्रोसेस कर सकते हैं, मतलब आर्बिट्रेशन का काम भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, है ना। तो बच्चों यहाँ पे देखो दो चीज हो सकती है, सेटलमेंट अराइव्ड, अगर बेटा सेटलमेंट अराइव्ड हो चुके हैं फिर तो सेटलमेंट हो चुकी है तो मैटर सोल्व हो चुका है। अगर सेटलमेंट नहीं होती है, फेल टू सेटल, क्लियर, तो बेटा इस केस में फैसिलिटेशन काउंसिल कैन conduct the proceeding on its own basis, मतलब जैसा भी उसको लगता है आगे कोई और प्रोसीडिंग करनी है तो बेटा फैसिलिटीज काउंसिल वो भी बच्चों आगे एक्शन वो ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों चीज को अलाउड कर दिया कि पहले आप काउंसिलेशन कर दो, काउंसिलेशन से अगर पार्टी एग्री नहीं करती है तो फिर आप आगे भी जो कोई अगर कोई दूसरा एक्शन आपको लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो दोनों चीजें वहां पे इसको अलाउड की गई है, याद रखोगे वर्ड, ठीक है जी। चेक करो बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा गया है, वेयर द काउंसिलेशन इनिशिएटेड इज not successful and state terminated without any settlement, वो जो काउंसिल सेल आइदर इटसेल्फ, हाँ जी, डिस्प्यूट को कैसे सोल्व करेगा लाइक एस, या फिर बेटा किसी और को रेफर कर सकती है, सेम थिंग। मतलब यहाँ पे जो बोल सकते हैं अगर सेटल नहीं होता है या तो ये वाला ऑप्शन रहेगा या फिर ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे फॉलो किया जा सकता है। यहाँ पे समझा मैं क्या कह रहा हूँ बेटा यहाँ पे वर्ड, ठीक है, या तो खुद आर्बिट्रेशन वाला प्रोसेस वो खुद कर रही है या फिर खुद ना करके जैसे पहले काउंसिलेशन से पहले वो रेफर कर रही थी तो काउंसिलेशन के बाद भी वो मैटर ऑल्टरेट के लिए आगे रेफर किया जा सकता है। दिस इज द पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 आगे बड़ा बड़ा क्या लिखा गया है, माइक्रो जो भी बच्चों फैसिलिटी सेंटर है या जो सेंटर जिसको ऑल्टरेट प्रोवाइड किया गया था, जुडिक्शन बच्चों काम कैसे करेगा, हाँ जी, और वो सिर्फ उसी एरिया में जो लिखा गया डिस्प्यूट बिटवीन द सप्लायर
एंड द बायर लोकेटेड एनीवेयर इन इंडिया। तो मतलब क्या हो बच्चों यहाँ पे? बच्चों मुझे बताओ कि ये जो काउंसिल यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या? तो ये जैसे आप देखते हो ना कि कोर्ट का जुडिक्शन चेक करते हो कि कोर्ट में कौन से केस जाने चाहिए। मुझे बताओ जब कोर्ट में केस जाते थे, आपने सिविल प्रोसीजर कोड भी पढ़ा हुआ है, तो उसमें जो केस जाने के टाइम पे आप डिफेंडेंट की लोकेशन चेक करते थे, प्लेंटिफ की लोकेशन चेक करते थे? अगर मैं किस कोर्ट में जाना चाहता हूं तो उसमें डिफेंडेंट जहां रहता है उस वाली कोर्ट में जाते थे, या फिर जहां मतलब प्लेंटिफ बिजनेस करता था उस जगह पे आप जाते थे? किस जगह पे आप केस फाइल करते थे? डिफेंडेंट। ज्यादा हम कहा जाते हैं डिफेंडेंट। तो बेटा यहाँ पे ना ये जो जुडिक्शन होनी चाहिए ना, मतलब ये किस आर्बिट्रेशन में जाएगा, किस काउंसिल में जाएगा, इसकी जुडिक्शंस क्या होगी? तो बेटा जुडिक्शंस किसके अकॉर्डिंग चेक की जाएगी? सप्लायर के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। सप्लायर कहां पे लोकेट करता है, उसके आसपास कौन सी जुडिक्शन आएगा बेटा, वो चेक किया जाएगा, ना कि बायर की लोकेशन चेक करेंगे हम। बायर कहीं का भी हो सकता है। अगर मुझे बताओ वो सप्लायर जो था वो गुड़गांव का था, तो गुड़गांव में जो फैसिलिटी काउंसिल बना हुआ है ना बेटा, वो यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ना कि कहीं और का। चाहे बायर आपको मुंबई का हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन आप किसकी यहाँ पे जुडिक्शन चेक करोगे? सप्लायर। याद रखोगे वर्ड? ठीक है जी। तो आप जो पढ़ते हैं इसमें देखो क्या लिखा गया बेटा, तो यहाँ मुझे वर्ड याद रखना कि जो भी सेंटर है या फिर कोई भी ऑल्टरनेटिव सर्विसेज सेल हैव द जुडिक्शन। हाँ जी, जो भी काम करे तो कौन सी जुडिक्शन देखी जाएगी? बिटवीन द सप्लायर और सप्लायर, जहां पे वो विद इन इट्स जुडिक्शन, जबकि बायर कहां बेटा लोकेटेड? एनीवेयर इन इंडिया। तो बायर चाहे कहीं का हो, बट सप्लायर उसी जुडिक्शन का होना चाहिए जिसके पास केस गया है। याद रखोगे वर्ड। और बेटा जो केस गया है वो केस कितने टाइम में सोल्व हो जाना चाहिए? 90 डेज। 90 डेज बेटा वहां पे सोल्व हो जाना चाहिए। ठीक है जी। यहाँ पे तो दिस इज द पॉइंट जो उसमें आपको बताया गया है। विद इन 90 डेज। याद रखोगे वर्ड। ठीक है जी। ये पॉइंट समझा दो बेटा, ये नोट में क्या लिखा है आपका? हाँ जी, आप लोग समझाओगे मुझे ये पॉइंट। हम्म। गलत। पॉइंट यहाँ पे जो ध्यान सुनना, मुझे बताओ यहाँ पे एक डिस्प्यूट था, जिसमें एग्जाम्पल लेते हैं, एक सप्लायर है और सेकंड पे पर्सन लेते हैं बायर है। ठीक है जी। यहाँ पे तो सप्लायर ने जो बायर को कोई गुड सप्लाई किया था, और उसको बच्चों उसे ना बायर से जो अमाउंट पे रिकवर करना है, उससे बच्चों 1 करोड़ रुपए उसे रिकवर करने हैं। ठीक है। यहाँ पे तो बायर ने सपोज कोर्ट में ना केस फाइल कर दिया कि सर ये सप्लायर ना अब मुझसे ज्यादा पैसे मांग रहा है, मतलब उसने मुझे गुड सिर्फ 60 लाख रुपीस का दिया था, और ये मुझसे कितने रुपए रिकवर करना चाहता है? 1 करोड़ रुपीस रिकवर करना चाहता है। ये जो केस कोर्ट में मतलब ये केस किसको रेफर किया गया था, याद है ना अभी? या तो फैसिलिटी काउंसिल को रेफर कर दिया गया था। वो अलग बात है कि काउंसिल जो है वो आगे किसी और को भी रेफर कर सकता था, यही आपने पढ़ा भी है ना। इसके बाद मुझे बताओ काउंसिल काउंसिल जो है बेटा कितने टाइम में ऑर्डर देगी? 90 डेज में ऑर्डर दिया। मान लो बेटा यहाँ पे ना ऑर्डर दिया गया फॉर एग्जाम्पल कि भाई बायर ना सप्लायर को 80 लाख रुपीस पे करेगा। कितने पे करेगा? 80 लाख रुपीस पे करेगा। अब जो इस केस में ना हो सकता है या तो बायर को प्रॉब्लम है, किसके ऑर्डर से प्रॉब्लम है उसको? काउंसिल या स्टेट के अगेंस्ट प्रॉब्लम है, या बेटा उसको सप्लायर के ऑर्डर से प्रॉब्लम है। ठीक है जी। और वो बच्चों यहाँ पे इस चीज के अगेंस्ट अपील करना चाहता है। तो बच्चों इस केस में याद रखना, अगर बायर यहां पर अपील करना चाहता है किसके ऑर्डर के अगेंस्ट? सप्लाई सॉरी काउंसिल या फिर सेंटर के ऑर्डर के अगेंस्ट अगर वो अपील करना चाहता है, तो बेटा उसको अपील करने से पहले जो ऑर्डर दिया गया ना, इसका 75% अमाउंट तो उसको सप्लायर को पे पहले करना पड़ेगा। समझना क्या बोल रहा हूं बेटा? बट यहाँ पे मान लो 80 लाख रुपीस बच्चे यहाँ पे उसने ऑर्डर दिया कि भाई बायर जो है वो सप्लायर को कितने रुपए पे करेगा? 80 लाख रुपीस।
बायर कहता है कि नहीं मेरे को प्रॉब्लम है, ठीक है, और मैं इसके अगेंस्ट अपील करना चाहता हूँ, इनके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करना चाहता हूँ। तो यहाँ मुझे इसके लिए प्रोविजन क्या लिखा गया कि अगर आपको आगे अपील करनी है ना, तो भाई 80 लाख जितना ऑर्डर दिया गया था उसका 75% तो एटलीस्ट को पे करो आप, ठीक है, तो जितना भी आपका बनता है तो उसका 75 तो आपको पे करना ही पड़ेगा। हाँ जी, वो भी इसमें आएगा, और कोई भी अगर चाहे वो सप्लायर चाहे वो बायर है, ठीक है यहाँ पे। और जो भी बेटा काउंसिल ने जो भी यहाँ पे ऑर्डर दिया था उसका 70 आगे अगर आपको अपील करनी है तो 75% तो पे करना ही पड़ेगा। और ये 75% किसको जाएगा, पेमेंट किसको जाने वाली है बाद में, सप्लायर को, तो सप्लायर को आप पे करोगे डायरेक्ट, ठीक है। मतलब आगे बड़ा अपील में ना ये माना गया है कि अगर आपने डिस्प्यूट भी अगर आपका होता है तो 20-25% पेमेंट का ही होगा, ऊपर या नीचे बस, भाई एटलीस्ट को कम से कम तो पे करो, और कम से कम कितना बताया गया 75 तो आप पे करोगे ही करोगे उसको, तब जाके अगर आप ये करते हो तो नाउ दिस अपील इज एडमिसिबल, तो नाउ आपकी अब ये अपील ली जा सकती है। हाँ जी, क्लियर पेन बेटा, बोलो समझ में आया वर्ड, ठीक है जी। तो देखो क्या लिखा गया है, कोई भी एप्लीकेशन, आप किस चीज की एप्लीकेशन चाहते हो, जो भी डिक्री अवार्ड या ऑर्डर पास किया है, किसने पास किया है या किसी और सेंटर ने पास किया है, आप उसको एप्लीकेशन के लिए कैंसिल नहीं कर सकते, कब तक, अनलेस द एप्लिएंट, एप्लिएंट कोई भी हो सकता है बट वो सप्लायर नहीं होना चाहिए, और सप्लायर खुद अपील कर रहा है, ठीक है जी, तो फिर वो खुद को कोई पे करेगा 75, वो तो बायर करेगा, तो यहाँ पे करने के लिए कहा गया। एप्लिएंट कोई भी हो सकता है, उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, 75% देना पड़ेगा। और जब तक जो केस चल रहा है, देखो लिखा गया कोर्ट शैल ऑर्डर दैट कि सच परसेंटेज ऑफ अमाउंट डिपॉजिट किसको पे कर दो, सप्लायर को पे कर दो। मतलब आप जो इस काउंसिल के जब कोर्ट में जाते हो तो कोर्ट में जाने से पहले आपको 75% अमाउंट देना है, फिर कोर्ट उसके बाद वही पैसा फिर आगे किसको ऑर्डर देगा, किसको प्रोवाइड कर दो, डायरेक्ट सप्लायर को प्रोवाइड कर दो, ठीक है यहाँ पे। तो ये पैसा भी डायरेक्ट बेटा सप्लायर को वहां पे दिया जाए, सिंपल स्टोरी बेटा यहाँ पे याद रखोगे, ठीक है जी। तो ये था जो आपका पार्ट नंबर 2 कि बेटा यहाँ पे अथॉरिटी क्या क्या इसमें बनाई गई है, ठीक है यहाँ पे। तो आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक बड़ा होएगा, फिर वो अभी पूरा नहीं हो पाएगा, है ना। तो आज बच्चे यहाँ पे आपके 2 पार्ट कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो कौन कौन से जो पार्ट हो गए आपके, डेफिनेशन हो चुकी है और अथॉरिटी वाला टॉपिक बेटा आपका कंप्लीट हो गया, ओके जी, कर लोगे।